चलिए, हमें डॉक्टर बालूसा प्रसाद आज अपने लुक स्मार्ट चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर हम एक साथ आज का जो हम अपने क्लासरूम के थ्रू समझाते हैं, बताते हैं, जनहित में प्रयास करते हैं। आज का विषय हम उठाते हैं। अखबारों में भी देखा कि अब बिहार सरकार सजग हुई है कि वैसे केसों का लिस्ट हर जिले के एसपी से मांगा गया है कि कितने केसों का में एफएफ यानी फाइनल फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं उसको, एफएफ या चार्जशीट अभी तक न्यायालय में नहीं गया है और जो पुलिस के पास लंबित है एक, यानी कि इसका पत्र ये कोर्ट में जो एपीओ इंचार्ज होते हैं वहां भी गया हुआ है। उन्होंने भी एक पत्राचार एसपी साहब से भी पूछा है, यानी सरकार जगी है कि कितने केसेस पेंडिंग है जिसका एफएफ न्यायालय में नहीं पहुंचा है। दूसरा, हमने जो इसके साथ साथ जो सवाल खड़ा किया है कि बिहार सरकार के लॉ शाखा है, लीगल जो शाखा है, उसमें जो विधि के तहत जो एपीओ जो आते हैं पूरे 38 जिला में, जो अभियोजन को रक्षा संरक्षा करते हैं, अभियोजन का ये पक्ष कर रख करके और इसमें अभियुक्तों को न्याय, अभियुक्तों के साथ सजा या जो भी हो देने के काम करते हैं। जितना दोषी पुलिस को हर आदमी मान लेता है कि ये लंबित इसलिए है कि जो एपीओ होते हैं कोर्ट में, आप वो इतने चालाकी से पल्ला झाड़ देते हैं, पुलिस वालों पे माथा पर फेंक देते हैं कि अभी तक इस मुकदमे में फाइनल फॉर्म या चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन जो एपीओ की जो मेन जो जिम्मेवारी है, एपीओ कोई कोर्ट का स्टाफ नहीं है, बताते हैं आपको हम। एपीओ पार्ट ऑफ द एक बिहार सरकार के अंग हैं जो अभियोजन यानी सरकार की रक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और न्याय देने के लिए न्यायालय में ये लोग अलग प्रतिनियुक्त होते हैं, पार्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पर। ये हम अभी एपीओ की बात करते हैं, फिर हम डिटेल में डाटा में जाएंगे। यानी कि यहाँ ध्यान देने की बात है, एसपी साहब, डीएम साहब का जो मॉनिटरी सेल मीटिंग होता है हर जिले में 2 महीना 3 महीने पर, या पेंडिंग केसेस का रिव्यू होता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, राज्य के हाई कोर्ट कह सकते के द्वारा, हर वर्ग के द्वारा जुडिशरी से संबंधित के केसों का डिस्पोजल क्यों नहीं होता है। अंबार केसों का लगा हुआ लाइन कोर्ट में, कचहरी में सब कुछ सुविधाएं हैं, फिर भी कोर्ट में लंबित क्यों रहता। हमने आज के अपने क्लास में बहुत सरल भाषा में 2 भाग बांटते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने क्लासरूम से। आइए आप मेरे साथ जुड़े। ये हमने 2 लिखा हमने कि सीआरपीसी 173 जो अभी पुराना वाला सीआरपीसी, नया लागू नहीं है, नया लागू होगा नागरिक संहिता, ये नया सीआरपीसी दिसंबर से लागू होगा। अब तक हम लोग पुराने वाले सीआरपीसी पर ही वर्क कर चल रहा पूरे भारतवर्ष में। शुरुआत करते हैं कि सीआरपीसी की धारा है 173। 173 सीआरपीसी का मतलब होता है कि पुलिस वाले जब पूरा अनुसंधान कर लेते हैं तो उसके बाद केस का एक फाइनल फॉर्म 173 सीआरपीसी के तहत पूरा भर करके सारे रिकॉर्ड को लेकर के सीजीएम कोर्ट में ये वहां जाके दाखिल करते हैं, वे जमा करते हैं। यानी इस सेक्शन के मुताबिक 173, यानी कि 2 पार्ट है। पहला एफआईआर जो आपको दर्ज हुआ है, ये से अनुसंधान के अंत तक एक पार्ट जो अनुसंधान में आता है वो पुलिस के पास होता है।
जब पुलिस जब तैयारी कर लेती है, अनुसंधान पूरा हो चुका है हर बिंदु पर, तो उस पूरे केस डायरी को सीआरपीसी के 173 के अनुसार उसमें चार्जशीट या जिसको एफएफ कर सकते हैं लगा करके और सीधा ये आपको न्यायालय में, सीजेएम कोर्ट में या संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया जाता है। तब उसके बाद कहा जाएगा कि पुलिस के पास अब ये पेंडिंग नहीं है। तो कहाँ पेंडिंग है? अब सीधे चला गया 73 सीधे चला गया कोर्ट के भीतर। अब ये न्यायालय की जिम्मेवारी है कि ये डिस्पोजल कैसे होगा। हमने पहले भी कहा था 2 पार्ट करके समझाएंगे। एक पार्ट जो पुलिस का आप समझ गए होंगे, दूसरा पार्ट है अब 173 जो फाइनल फॉर्म या चार्जशीट जाता है सीजेएम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट होता है, शॉर्ट बताए तो समझेंगे आप। ये 2 भाग हो गया है। अब बिहार सरकार में कल मीटिंग हुई है कि चिंता व्यक्त की गई है कि बहुत से केसेस इतना लंबी रिपोर्टिंग है, लेकिन अभी तक ये 173 वाली प्रक्रिया कहाँ लंबित है, क्यों नहीं अभी तक न्यायालय में गया। इसकी जवाबदेही एपीओ को भी दी गई है, जो कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी होते हैं, और साथ साथ जिला को भी। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। ये 173 जो इसमें एफएफ सबमिट होता है, इसके इंचार्ज फाइनल अथॉरिटी कौन होते हैं? इसका फाइनल अथॉरिटी होता है, नंबर 1 होता है जिला का एसपी। ऐसे समझेंगे आप, बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। 173 जो एफएफ का रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक होते हैं एसपी होते हैं। जब तक एसपी का ऑर्डर नहीं होगा तो वैसे एसआर केस में आपको कोर्ट में ये एफएफ नहीं जाता है, नंबर 1। दूसरा होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर जो होते हैं, वे जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक ये कोर्ट नहीं जाएगा, तब तक केस रहेगा लंबित पुलिस के पास। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं अपने चैनल से कि एफएफ का नहीं जाना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है एसपी। रिपोर्ट तो इशू नहीं करते हैं लोग, फंसा के केस आपको रहता है वहां पर, एसडीपीओ पे फेंका जाता है कि एसडीपीओ साहब का फाइनल पेड़ नहीं आया, आईओ ने केस डायरी नहीं दिया। अब जो पुलिस का जो खेल जो आप समझेंगे, देखेंगे, आश्चर्य करेंगे, जब पूरा नियम बना हुआ है कि 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होगा, उसके बाद 173 बीच में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके केस का अनुसंधान करता है, सब दे देता है, लेकिन समय पर केवल उसी में पुलिस वाले डरते हैं जिसमें अगर कोई एक्यूज्ड जेल चला गया, पुलिस ने कहीं उसको बेल ना हो जाए, तो कई जिसमें 10 साल से ऊपर की जो सजाएं हैं उसको 90 दिन में एफएफ चार्जशीट देना है, एफएफ देना है ऐसे बोलिए, और जो उसके नीचे वाले हैं उसको 60 दिन में देता है। पुलिस वाला जो है आपको जिले में, बिहार में विशेषकर हमने देखा है प्रैक्टिकल में, वो 60 दिन और 90 दिन से बहुत डरता है। इसलिए डरता है कि कहीं इसमें 167 का लाभ न मिल जाए आपको कोर्ट से, और कहीं एपीओ साहब रिपोर्ट न कर दें, तो पुलिस डरता है कहां पर? तो डरता है 60 डेज और 90 डेज वाले, जिसमें एक्यूज को जेल भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद अगर इस बीच में उसकी जमानत हो जाती है, देखिए आपको बहुत बारीकी से चैनल समझा रहा जनहित में, जिसका अगर बेल हो गया तो पुलिस वाला सो गया। अब पुलिस की मर्जी पर है कब उसके डीएसपी साहब, एसडीपीओ साहब कब उसका पीआर लिखेंगे, कब उसके बाद पूछते हैं क्या इसमें क्या हुआ, क्या सर इसमें तो बेल हो गया। सुस्ती यहीं से शुरू हो जाती है। सुस्ती कहाँ रहती है? वैसे एक्यूज जो जेल जाते हैं 60 दिन और 90 दिन के बाद तक जेल में रहते हैं, वहां पुलिस वाले सुस्त मिलेंगे आपको, देखिएगा अरे हम जल्दी चार्जशीट देना है कहीं बेल ना हो जाए। लेकिन इसके बीच में अगर किसी को बेल हो जाता है तो पुलिस, डीएसपी साहब, एसडीपीओ साहब कहिए और एसपी साहब को भी हम कह सकते हैं, सो जाते हैं लोग, स्लीपिंग, चलिए कट जाएगा। इस तरह की जो
इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम प्रश्न खड़ा करते हैं। हम चाहेंगे कि कम से कम जो ऐसे केसेज में जो जेल गए हैं या जो बीच बेल करा लिए हैं, तो वैसे केसों को भी अविलंब पुलिस वाले जो संबंधित केस के अनुसंधानकर्ता की जिम्मेवारी है वो जा करके तुरंत जाकर के उस पर फाइनल फॉर्म सबमिट कर दे। तो जो बिहार सरकार की जो चिंतन है आज जगह है, इस समस्या सॉल्व हो सकता है। सबसे सरल उपाय, अगर केस की प्रक्रिया पूरी है या केस का एक्यूज एब्सकॉन्ड है, तो ऐसी परिस्थितियों में सर्किल इंस्पेक्टर रेस्पॉन्सिबल है नन एसआर केस के। अगर पेंडिंग है तो इंस्पेक्टर वहां दोषी है वहां पर। अगर एसआर केस पेंडिंग है तो इसके रेस्पॉन्सिबल एसडीपीओ साहब से लेकर एसपी साहब भी दायरे में आ सकते हैं। अगर पूरी कड़ी एसडीपीओ और एसपी और अनुसंधानकर्ता एसएचओ के ट्रैक पे अगर एक साथ जब एक ट्रैक पर आ जाएगा लोग, तो 173 सीआरपीसी के तहत इस समय पर आपको कोर्ट में ये चला जाएगा। लेकिन ये आपको प्रक्रियाएं जब तक चुस्ती रहती है तब तक, जब तक कहीं 60 दिन 90 दिन वाला जो अवधि मैंने बताया उसी में पुलिस वाले डरते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से सभी संकल्प ले सभी पुलिस बिहार की कि नहीं, 60 दिन 90 दिन के अलावा उनका दायित्व है जब उसका बेल हो जाता है 3-4 दिन पर, जब पूरी प्रक्रिया समाप्त है तो क्यों नहीं जल्दी से हम एफएफ सबमिट कर दें। अगर इस प्रक्रिया लागू होगी तो निश्चित तौर पर आपको पुलिस विद पेंडिंग पुलिस नहीं दिखाया जाएगा। थाने में एक खतियान होता है, आप देखेंगे खतियान में 2 पार्ट बनता है। अब तो खतियान लगता है कि पता नहीं अब विभाग में है भी नहीं, हम तो नहीं बता सकते, काफी दिन हो गया हमको ये पुलिस से थोड़ा हटे हुए। ले अगर खतियान की पॉलिसी खतियान अगर मेंटेन हो, हम चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हमारे वीडियो कहीं ऊंचे स्तर के एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी के पास जाता है तो स्ट्रिक्टली अगर खतियान को अगर फिलअप कराया जाए, फिर उसका भाग को कंप्लीट एक फॉर्म दूध जैसा निकल जाएगा कि कितना केस पेंडिंग है विद पुलिस या विद कोर्ट या क्या स्थिति है। ये छोटे से रिपोर्ट के साथ अब हमने दिखाया पुलिस, अब हम दिखाते हैं कोर्ट के एपीओ साहब का खेल। देखिए आप चौंक जाएंगे, आप इसको तत्काल हम मिटा देते हैं तब आपको समझने में इजी होगा। कोर्ट के भीतर जब केस चला जाता है उस चार्जशीट पर सीजीएम साहब या मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहली प्रक्रिया है उस पर संज्ञान लिया जाता है। संज्ञान लेने के बाद उस केस में उस धारा के मुताबिक कोर्ट उसमें चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद तब उसमें गवाही अभियोजन पक्ष से कराना शुरू हो जाता है, नंबर 1। और अभियोजन की सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब वो सीधा आपका केस अभियोजन का उसका एक्यूज के बयान होता है या 313 में, और उसके बाद अभियोजन अपना पक्ष को बंद कर देता है। और उसके बाद जब डिफेंस का मौका मिलता है तो डिफेंस अपना जो बयान देते हैं जो बताया हमने 313 में, उसके बाद पक्ष रखने का मौका उनको दिया जाता है। अपना ऐसे कुछ एग्जिबिट न्यायहित में अगर देना चाहें तो न्यायालय को देंगे। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद तब दोनों के बीच में डिफेंस और अभियोजन के बीच में एक बहस होता है। जो बहस होता है, बहस के क्रम में पहले डिफेंस अपना पक्ष रख देते हैं, अभियोजन रख देते हैं, कोर्ट पर निर्भर है, पहले भी ले सकते हैं दोनों का। पूरी हो जाने के बाद तब न्यायालय उसको जजमेंट सुनाता है। अब देखिए कोर्ट का खेल क्यों लंबित है। हमारा चैनल के अनुसार हम कहते हैं कि सरकार में इतने हर साल जजेस की बहालियां होती हैं। अब तो 29वीं, 30वीं, 31, 32वीं बहालियां हो रही हैं न्यायालय में। इतनी संख्या में इतने पेशकार, इतनी सब सज्जा के साथ लाखों करोड़ रुपया खर्च है कोर्ट पर, सब कुछ है वहां पर, वकील हैं,
दुनिया भर का वकील 5,000 देखिएगा, काला कोर्ट में जाएगा। अगर ये लोग चश्मा पहन ले तो आप गिनते गिनते उंगली थक जाएगा, ये वकील साहब वो वकील साहब। खचाखच कोर्ट भरा हुआ, पूरे 38 जिला में नीचे से ऊपर जाते हैं आप। इतनी सुविधाएं कोर्ट में, इतनी सुविधाएं, पेशकार से लेकर सब कुछ सुविधाएं हैं। मजिस्ट्रेट साहब है, सब कुछ स्वीकृत पद के होते हुए भी आप देखेंगे जब रिव्यू होता है तो देखेंगे केसेस के पेंडिंग की संख्या लोअर कोर्ट में 10-10 साल, 20-20 साल, 40 साल से केस पेंडिंग है। कौन है इसका जिम्मेवार? आज हम इसको ओपन करेंगे। हम कोर्ट के में केसों का लंबित होना 10-10 साल में मिनिमम, बार बार हाई कोर्ट को अब देखते होंगे कि हमेशा हाई कोर्ट नाराजगी भी व्यक्त करते हैं कि आज 10-10 साल हो गया, 20-20 साल हो गया, केस की स्थिति पड़ा हुआ है और क्यों लंबित है। हम आपको बताते हैं इसका कौन है दोषी। अगर इस पर, हमारे वीडियो पर अगर संज्ञान लिया जाए, हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारे वीडियो पर संज्ञान ले और इस पर रिव्यू करे। रिव्यू के समय में हम तैयार हैं समीक्षा करने के लिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। जब अभियोजन, यानी जब अभियोजन हम हिंदी में लिखते हैं, अभियोजन, सपोज ऐसे अभियोजन, और यह इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं प्रोसिक्यूशन, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रोसिक्यूशन। अभियोजन प्रोसिक्यूशन के देखने के लिए बिहार सरकार ने एक एपीओ की बहाली होती है। एपीओ, ये एपीओ की बहाली होती है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर असिस्टेंट। ये बीपीएससी लेवल से होता है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, लॉ करके आते हैं। देखिए जरा इन लोग का जरा क्या करते हैं लोग। एपीओ साहब जब लोग आते हैं, इतने एपीओ साहब लोग प्राय ओपन, हमारी बातों का रिव्यू किया जाएगा। 38 जिलों, हम बिहार की बात करते हैं, 38 जिलों की बात करते हैं। जितने एपीओ हैं, पहले सबसे पहले सबका मुख्यालय मैक्सिमम ये लोग पटना में ज्यादातर घर पे रहते हैं, ज्यादातर शहरों में रहते हैं। और ये लोग ट्रेन से आकर आपको रोज प्रतिदिन ये लोग आते हैं अपने अपने न्यायालय में। आप इसकी इजाजत होगी तो हम इसका बकायदा, हम इसका रिपोर्टिंग वीडियो के साथ हम दिखा सकते हैं कि अगर पटना की बात ली जाए तो पटना से प्रतिदिन कम से कम एपीओ कैटेगरी सब आते हैं। आपको हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, बहुत कम रेयर केस में आप मिलेंगे जो एपीओ जो उसी शहर में रह करके, या ऐसे जिसको आवास सरकारी है तो अलग बंद नहीं है, कोई प्राइवेट में नहीं रहता है और अप डाउन ट्रेन से या बसों से करता है। खैर ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं, हमारा थोड़ा सा हट करके, क्योंकि रोड सब कुछ बोलने में लोगों का बात करेंगे। एपीओ साहब को इतनी जानकारी होनी चाहिए हर केस का जो रिपोर्टिंग केस होता है, जो चार्जशीट जाने के बाद हर एपीओ के पास अपनी जो पर्सनल जो तरीके होने चाहिए, एक एक केस का रिकॉर्ड का कस्टोडियन मालिक जो होता है। आप ताजुब करेंगे कि रेयर केस में वो लोग उसी दिन अध्ययन करते हैं, कोर्ट में छोटा सा डायरी लेके आते हैं लोग, उसी दिन बहस करते हैं लोग। ये पहले बार ये इस तरह से हम वीडियो पोस्ट करते हैं एपीओ जी के बारे में। एपीओ साहब लोग जब देखते हैं कि इनका पूरा अभियोजन साक्षी अगर नहीं आता है तो चलिए, तो नियम है कि अगर कोई समय पे नहीं आवे तो अभियोजन साक्षी को बुलाने के लिए एक प्रथा है कोर्ट में, उसको पहले सम्मन जाता है। सम्मन की प्रक्रिया अगर सही ढंग से एपीओ फेंका फेंकी नहीं, विधिवत की प्रोसिक्यूशन सेल होता है जिला में, ये तरीके से लाइनिंग करके उस प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को सम्मन सेम डे दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो गवाह जरूर आएगा आपको यहाँ गवाही देने के लिए। क्योंकि डरता है लोग, आज भी कोर्ट से सब लोग डरते हैं। सम्मन जाएगा, ये कोई केजरीवाल साहब नहीं है कि सम्मन का वैल्यू नहीं करते हैं, कोई तेजस्वी यादव जी नहीं है कि
को सम्मान से डरवे नहीं करते हैं, नेतवा तक को डरवे नहीं करता है, लेकिन रियल जो गवाह होगा, एविडेंस पब्लिक, वो डरता है, नेता नहीं डरता सम्मान से। क्लियर कट बता रहे हैं। तो सम्मान जब अगर उस पर भी नहीं आता है कोई, तो उसके बाद एक जाता है BW वारंट जाता है। BW वारंट की जाता है तो उस पर भी अगर नहीं आता है तब प्रोसेस से APO साहब उसको NBW इशू करने के लिए न्यायालय को लिखते हैं। जो NBW जाएगा, अगर NBW पर भी गवाह अगर नहीं आता है तो उसके बाद होता है DO लेटर, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र इसको कह सकते हैं। वो SP के नाम या जो भी होंगे वह पत्राचार करेंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं आता है कोई गवाह, तो अभियोजन क्या करता है कि यही मामले को जब इसको डिफेंस से उठाता है कि सर, अब कोर्ट से कहता है कि अभी तक इतने का फॉलो करने के बाद भी गवाह साक्षी नहीं आए हैं, तब उसी समय जब केस की डिफेंस की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी समय आपको खेल वाले APO साहब केस को पेंडिंग रखने के लिए कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारा प्रमोशन पर बाधा न हो, तो ये APO साहब क्या करते हैं, एक सीधा सा एक CRPC में एक धारा है आपको 311 CRPC के तहत एक आवेदन खर्च से लगा देते हैं लोग न्यायालय में। लीजिए भाई, क्या भाई कि सर इसकी गवाही आवश्यक है, इसको दोबारा अब NBW भेजा जाए। सोच सकते हैं कि जो गवाह जिस स्पीड से जो शुरू से नहीं आना चाहता, जानता है कि केस झूठा केस है, हम नहीं गवाही देकर गवाह को कंपेल नहीं किया सकता कि अब जबरदस्ती किसी गवाह को उठा के लाए। पैसे से गवाह 80% आपको बिहार के कोर्ट में मिलेगा, उसको पता ही नहीं कि हम इसके गवाह है नहीं। केस का अनुसंधान होता है 161 CRPC का, और हम इसके गवाही ले लेते हैं, डायरी में लिख देते हैं। जब नहीं आता है उसका नाम चार्जशीट 173 चार्जशीट जो हमने बताया, उसके कॉलम 13 में उसका नामों लिख देता है, अनुसंधान करता है बगैर वेरीफाई किए हुए, बगैर पूछे हुए। नतीजा कि दोनों कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट में जाता है, गवाह नहीं आता है। उसके बावजूद केस को जब क्लोज करके डिस्पोजल कर देना चाहिए, APO साहब एक पिटीशन लगा देते हैं। वो पिटीशन होता है आपको ये 311 का, ये पिटीशन लगा करके केस को ब्लॉक कर दिया। सोचिए आप, बहुत बड़ा एक हम बता रहे हैं। 311 पिटीशन का रिव्यू अगर बिहार सरकार का विधि शाखा जो जिस तरह के फाइनल फॉर्म की जो बात उठी है, उस तरह से हम चाहेंगे, मांग करते हैं बिहार सरकार की विधि शाखा से कि वैसे केसेस का भी रिव्यू किया जाए कि APO ने कितने केसेज में 311 का पिटीशन लगा। ताजुब करे, 8-8 साल 5-5 साल केस मिलेंगे आपको, 4 साल 3 साल 2 साल 1-1 साल से पड़ा हुआ 311। डिफेंस लेयर का क्या मतलब है, वो तो कोर्ट में चल रहा है, फीस उसको मिल जाता है, डेट मिल जाता है। परेशानी किसको होती है, परेशानी एक्यूज को होता है। जस्टिस में जो अभी जो नया कानून भी जो बना हुआ है, हम बता रहे कि उस कानून में पहला मुख्य उद्देश्य है कि दंड नहीं है, अब जस्टिस है, यानी कि उसको जस्टिस न्याय देना है। उस प्रक्रिया के तहत इस प्रोसीडिंग पर हम चाहेंगे कि वैसे 311 का पिटीशन देने के बाद एक प्रक्रिया 3 महीने का, 90 डेज का या 90 या कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, मैक्सिमम 4 महीना रखा जाए। तो वैसे में कोई गवाह नहीं आता है तो 311 पिटीशन को न्यायालय जो पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं, जुडिशियल CGM लेवल से ऊपर भी ऐसे को उसको खारिज करने चाहिए और उसकी गवाही बंद करके अगली प्रक्रिया किया जाए। हम दावा करते हैं कि मैक्सिमम 70% केस का डिस्पोजल अब लोअर कोर्ट से हो जाएगा, कुछ वरिष्ठ कोर्ट में भी होगा। लेकिन सवाल है इस प्रक्रिया पर इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता कि कोर्ट का दायरा है। वकील साहब लोग भी साइलेंट हो जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, इससे क्या बनना बिगड़ना है। लेकिन किसका बनता बिगड़ता है, फिगर बिगड़ता है हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का। पेंडिंग है, चिंतित रहते हैं लोग कि केस पेंडिंग क्यों है, इतनी सुविधाएं हैं। रियल आज पहली बार हम आपको बिल्कुल ओपन करते हैं APO साहब की लापरवाही, APO साहब की जानबूझ करके 311 पिटीशन दे करके वो भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि आपके रिकॉर्ड देखे उसको खुद ही नहीं पता कि हम कितना दिन पहले दिए हैं। वो बस वही एक बार NBW
आप ताजुब करेंगे एनबीडब्ल्यू न्यायालय में नियमतः नॉट अवेलेबल वारंट जिसको बोलते हैं, एक बार इशू होता है वो एनबीडब्ल्यू कभी स्थायी होता है, लेकिन ताजुब करेंगे कि एपीओ सालों एक गवाह पर 3 एनबीडब्ल्यू इशू होता है। ये प्रोसीडिंग कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो न्याय की बात है, लेकिन सवाल तो जरूर हम खड़ा करेंगे कि एक एनबीडब्ल्यू एक स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और कभी भी जब तक उसकी हाजिरी या वहां जब पुलिस लिख दे कि नहीं इंटरेस्टेड नहीं है या इस तरह वापस नहीं आएगा, तब तक दोबारा एनबीडब्ल्यू कैसे इशू हो जाएगा। 2 एनबीडब्ल्यू एक थाने में एक जगह पहुंचे, एसएचओ को भी दिक्कत होगी डिस्पोजल करने में। यानी कि छोटा सा आज मैंने बताया, ज्यादा डिटेल हम जाएंगे जब क्लासेस चलेंगे, कोई डिटेल हम चलते। आज का क्लासेस मैंने कहा कि जो 173 सीआरपीसी के तहत जितने जो एफएफ जो लंबित हैं थाने में, प्लीज बस केवल 60 दिन 90 दिन से डरता है, केस का अनुसंधान करता है, उसके बाद उसकी मर्जी पर है, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब की मर्जी पर है, उसके बाद पीआर देने पर है, उसके बाद एसडीपीओ साहब के पीआर पर निर्भर करता है। जब तक फाइनल पीआर नहीं जाएगा तब तक एसपी साहब रिपोर्ट 2 नहीं निकालेंगे। इन तीनों के बीच में खाइयां है, इसमें कुछ गतिशीलता वही लेनी चाहिए जो 60 दिन 90 दिन वाला जो नेचर होता है, नेचर द पुलिसिंग, अगर इस तरह से आ जाए तो कोई भी केस मेरे ख्याल से थाने में लंबित नहीं होगा, डिस्पोजल अच्छा होगा, बेहतर पुलिस होगी। हालांकि बिहार पुलिस नंबर 1 की पुलिस है, कोई दो मत नहीं, लेकिन रिकॉर्ड के जो रोस्टर जो हैबिट सेकंड नेचर जो बन गया है, हमने उसके बारे में बताया। साथ साथ मैंने ये भी बताने का प्रयास किया आपको कि न्यायालय में एपीओ साहब के केवल रिव्यू किया जाए। हम मांग करते हैं गृह विभाग से, हम मांग करते हैं कि केवल हर एपीओ का अपने हर रिकॉर्ड पर लिखित उनसे लिया जाए कि आपने 311 का पिटीशन कब दाखिल किया, कितने बार आपने इसमें बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू आपने इशू करवाया कोर्ट से, और कितना महीना कितने साल तक सुस्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों। अगर दोनों पर एपीओ 311 पिटीशन को नियंत्रण करे, समय अवधि में कार्रवाई करे, वो केस भले ही आपको एक्यूटल केस होगा, एक्यूटल होना भी कोई खराब नहीं है, हर केस में सजाए क्यों होगा। जब तक सजाए तो जजमेंट होता है, न्यायालय तराजू जैसा है, उसमें इससे क्या मतलब किसी को। अगर सजा भी हो तो एक्यूटल भी होना आवश्यक है। आज मैंने पहली बार अपनी क्लास से बताया कि तो फाइनल फॉर्म क्या होता है और 311 सीआरपीसी के एपीओ साहब का क्या करते हैं, हमने दोनों को बताने का प्रयास किया। चलिए आज के दिन काफी, आप हमेशा अपने हेल्थ पे ख्याल करें, अपने स्वास्थ्य पे ख्याल करें, और साथ साथ हम चाहेंगे कि हम सभी मिलकर के, हम आप प्रोसिक्यूशन, हम आप जो भी एक्यूज, चारों वकील, हर व्यक्ति जो न्यायालय से संबंधित है, जिसकी जो भूमिका है, आइए हम सब मिल करके केसों का डिस्पोजल करने में जिस तरह रफ्तार बिहार सरकार जो कल जगी है, हम चाहेंगे कि एपीओ को जगाना आवश्यक है। 311 का पिटीशन के रिव्यू कर दिया जाए, 70% मुकदमा लोअर कोर्ट से बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस के बिल्कुल फिगर पे आ जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे शब्दों के साथ, टेक केयर, फिर मिलते रहेंगे। तो जय हिंद।